हेलो विद्यार्थी, कैसे हो। आपका पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो कि अंक 4 का है। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए यानी पीने योग्य जो जल होता है, यानी पीने योग्य क्या होता है, जल होता है, उसके क्या गुण होने चाहिए, यानी जो पीने योग्य जो जल होता है उसके क्या गुण होने चाहिए या पीने योग्य जल में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इनके बारे में आपको समझाया। आगे बढ़ते हुए फिर आपको समझाया कि चिकित्सक के अनुसार एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। और यदि आप ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, यदि आप ज़्यादा क्या करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, आप अधिक परिश्रम करते हैं, तो आपको इससे भी अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। आई बात समझ में। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, आपका एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहा हूं मैं कि अधिक जल पीने से क्या लाभ हैं। ये अधिक जल पीने से क्या लाभ हैं या अधिक मात्रा में पानी पीने के क्या लाभ हैं। आई बात समझ। तो प्रश्न नोट कर लेना कि अधिक मात्रा में पानी पीने से क्या लाभ हैं, समझाइए। यानी अधिक मात्रा में, कैसी मात्रा में, अधिक मात्रा में पानी पीने से क्या लाभ हैं, समझाइए। आई बात समझ में। तो आपका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अगला टॉपिक बनता है कि कल आपको मैंने समझाया था कि चिकित्सक के अनुसार, यानी किसके अनुसार, चिकित्सक के अनुसार हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। और यदि आप अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, कैसा श्रम करते हैं, अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, आप अधिक परिश्रम करते हैं, क्या करते हैं, अधिक परिश्रम करते हैं, तो आपको और इससे भी अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था कि जो जल होता है हमारे शरीर की जितनी भी समस्त उपापचय क्रियाएं होती हैं उनको संपादित कराने का कार्य करता है। आई बात समझ में। तो आपका प्रश्न बनता है अधिक मात्रा में पानी पीने के लाभ, ठीक है ना। अधिक मात्रा में पानी पीने के क्या लाभ हैं, समझाइए। ये प्रश्न है कि अधिक मात्रा में पानी पीने से क्या लाभ हैं, समझाइए। और आप उत्तर लिख के हेडिंग डालना कि अधिक मात्रा में पानी पीने से के क्या लाभ हैं, समझाइए। प्रश्न हो गया। अब हेडिंग डालना कि अधिक मात्रा में पानी पीने से लाभ। आई बात में, अधिक मात्रा में यानी अधिक मात्रा में पानी पीने से लाभ, कि अगर हम अधिक मात्रा में पानी पीते हैं तो इससे हमें क्या लाभ हैं। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभ किया है मैंने भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में। आपको कल मैंने बताया था कि पीने योग्य जल के गुण एवं दूषित जल के दुष्प्रभाव, ये टॉपिक चल रहा है। उस टॉपिक में मैंने कल आपके लिए यानी किसके, पीने योग्य जल के गुण बताए थे। आई बात समझ में। 4 गुण जो थे आपने नोट कर लिए होंगे। आगे अगला जो है इसमें अधिक मात्रा में पानी पीने से लाभ। तो देखिए नंबर 1 इसमें कि थकान का एहसास नहीं होता है। यानी जो हम अधिक मात्रा में पानी पीते हैं तो जो थकान होती है, शारीरिक थकान होती है, उसका क्या नहीं होता है, एहसास नहीं होता है। थकान का एहसास नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जल जो होता है इसमें भी क्या होते हैं, यानी इसमें भी हमारे शरीर को, इससे भी क्या होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा। क्या मिलती है, ऊर्जा। इसलिए अधिक मात्रा में पानी पीने से थकान का एहसास नहीं होता है, थकान का एहसास नहीं होता है, क्योंकि जल जो होता है ये भी क्या होता है, ऊर्जा से क्या युक्त है, क्या होता है, ऊर्जा से युक्त होता है। इसलिए जब हम अधिक मात्रा में क्या करेंगे, जल का सेवन करेंगे, तो क्या जो थकान होती है, थकान का क्या नहीं होता है, एहसास नहीं होता है। आई बात समझ में। नंबर दूसरा इसमें है कि नियमित भरपूर पानी पीने से पथरी होने का खतरा भी कैसा होता है, कम रहता है। यानी नियमित रूप से, रेगुलर रूप से, एक ऐसा नहीं कि एक दिन भरपूर पानी पी लें और दिन नहीं, रेगुलर, नियमित रूप से। आप नियमित रूप से यानी नियमित भरपूर पानी पीने से, यानी नियमित भरपूर पानी पीने से, यानी नियमित भरपूर पानी पीने से जो पथरी होती है, यानी पथरी क्या, एक स्टोन होता है, क्या होता है, स्टोन, वो क्या होता है हमारे उदर में क्या हो जाता है, यानी पथरी जो होती है अधिकतर हमारे क्या उदर के किसी भाग में क्या हो जाता है, वो स्टोन के जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, और उससे
पेन जो दर्द होता है, ऐसी प्रॉब्लम क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको कभी कभी इतनी अधिक मात्रा में पेन होता है कि उसको शल्य क्रिया के द्वारा क्या होता है, बाहर निकाला जाता है या बाहर निकलवाया जाता है। आई बात समझ में। लेकिन आप अगर नियमित रूप से, कैसे नियमित रूप से और भरपूर पानी पीएंगे तो क्या होता है, पथरी जैसे जो रोग होते हैं ये होने का क्या नहीं रहता है, खतरा नहीं रहता है। आई बात समझ में। तो नियमित भरपूर पानी पीने से, नियमित भरपूर पानी पीने से पथरी, क्या पथरी होने का खतरा नहीं रहता है या नहीं होता है। आई बात समझ में। यानी पथरी होने का खतरा भी कम रहता है। आई बात समझ में। पथरी लिख लेना इस बात को, पथरी होने का खतरा कैसा होता है, कम रहता है। पथरी होने का खतरा कम होता है या कम रहता है। आई बात समझ में। कैसा रहता है, कम रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है। आई बात समझ में। क्योंकि पथरी के बारे में मैंने बताया कि इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं, स्टोन होते हैं, ये धीरे धीरे हमारे क्या होते हैं, शरीर के अंदर जमते हुए चले जाते हैं। आई बात समझ में। और धीरे धीरे क्या होता है, फिर ये धीरे धीरे जब बड़ी होती हुई चली जाती है पथरी, तो इसमें असहनीय क्या होता है, दर्द होता है, जिसको कभी कभी शल्य क्रिया के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकलवाया जाता है। तो इसलिए अगर आप जो व्यक्ति क्या होते हैं अधिक मात्रा में पानी का सेवन करते हैं, उनके शरीर में नियमित रूप से जो भरपूर पानी का सेवन करते हैं, उनके शरीर में पथरी होने का क्या नहीं रहता है, खतरा नहीं रहता है। आई बात समझ में। नंबर तीसरा है, सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं होते हैं। यानी सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं होते हैं। आई बात समझ में कि सर्दी जुकाम जो नियमित रूप से, यानी नियमित रूप से अधिक मात्रा में पानी पीते हैं, उनमें सर्दी जुकाम जैसे क्या नहीं होते हैं, रोग नहीं होते हैं। सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं होते हैं। आई बात समझ में। तो कितने लाभ बता दिए मैंने आपको, 3। कौन सा नंबर चल रहा है, तीसरा चल रहा है कि अधिक मात्रा में जब नियमित रूप से पानी पीते हैं, उनमें सर्दी जुकाम जैसे रोग होते हैं, सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं होते हैं। आई बात समझ में। अगला पॉइंट है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान देना कि अधिक मात्रा में जल पीने से, यानी अधिक मात्रा में जल पीने से, यानी अधिक मात्रा में, नोट करना नोटबुक में, अधिक मात्रा में जल पीने से, यानी अधिक मात्रा में जल पीने से, अधिक मात्रा में जल पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। यानी अधिक मात्रा में जल पीने से शरीर में, यानी जो हमारी बॉडी होती है, शरीर में अनावश्यक जो चर्बी होती है, जो हमारे शरीर के लिए कैसी नहीं होती है, आवश्यक नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, अनावश्यक बोलते हैं। तो शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है, अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। क्योंकि आप जानते हैं शरीर में जो अनावश्यक चर्बी जमा हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। ये होता है मोटापा किसे कहते हैं, शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। यानी शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव ही क्या कहलाता है, मोटापा कहलाता है। और मोटापा जो होता है ये हमारे शरीर में जो अनावश्यक चर्बी होती है, क्या होती है, अनावश्यक क्या होती है, चर्बी होती है, इसके द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इसलिए अधिक मात्रा में हम जब जल का क्या करते हैं, सेवन करते हैं नियमित रूप से, तो शरीर में जो अनावश्यक जो चर्बी होती है वो क्या नहीं होती है, जमा नहीं होती है। आई बात समझ। जो अनावश्यक जो चर्बी होती है जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, मोटापा बढ़ता है, तो वो मोटापा क्या नहीं होता है, अधिक मात्रा में जल पीने से क्या नहीं होता है, मोटापा नहीं बढ़ता है। क्यों, जो अनावश्यक चर्बी है जिसकी हमारे शरीर में कोई क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वो क्या नहीं होती है, हमारे शरीर में जमा नहीं होती है। आई बात समझे। अगला पॉइंट पीरियड छात्राओं ध्यान देना कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, कि जो शरीर की रोग प्रतिरोधक, नोट करना, शरीर की रोग प्रतिरोधक के बारे में पहले बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता। यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। यानी मानव शरीर जो होता है या सजीव जगत के जो जीव जंतु होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार से रोग जो होते हैं उनसे लड़ने क्या होती है, क्षमता पाई जाती है, जिसको हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो आप नियमित रूप से जो अधिक मात्रा में क्या करते हैं, जल का सेवन करते हैं, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है।
शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है किससे? अधिक मात्रा में जल पीने से। आई बात समझ में? अगला पॉइंट है इसमें ध्यान देना, अधिक मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी प्रकार की, यानी अधिक मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी होने की क्या नहीं रहती है? संभावना नहीं होती है। यानी किसी प्रकार की एलर्जी होने की क्या नहीं रहती है? संभावना नहीं रहती है। आई बात समझ? जो लोग नियमित रूप से क्या करते हैं, भरपूर मात्रा में क्या करते हैं, जल का सेवन करते हैं, उनके शरीर में किसी प्रकार क्या नहीं होती है, जो एलर्जी होती है, एलर्जी होने की क्या नहीं रहती है, आशंका क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या एलर्जी होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। तो पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, कि अधिक मात्रा में, यानी अधिक मात्रा में पानी पीने से, अधिक मात्रा में पानी पीने से शरीर में, अधिक मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी प्रकार की, यानी किसी भी प्रकार की, आई बात, अधिक मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी होने की, किसी प्रकार की एलर्जी, जो एलर्जी होती हैं, आई बात समझ, एलर्जी होने की आशंका कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। किसी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। आशंका कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, आशंका कम हो जाती है। आई बात समझ में? यानी ये चल रहे हैं आपको अधिक मात्रा में पानी पीने से लाभ। और छठवां लाभ मैंने बताया है कि अधिक मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। आई बात समझ में? कितने पॉइंट हो गए आपके? 6। यानी ये चल रहे हैं अधिक मात्रा में पानी पीने से क्या लाभ हैं, कि जो अधिक मात्रा में हम जल का जब सेवन करते हैं तो इससे क्या लाभ है, हमारे शरीर को इससे क्या लाभ होता है। तो कितने लाभ हो गए आपके? 6। अगला लाभ है इसमें कि ध्यान देना, शरीर ऊर्जा से कैसा होता है, युक्त बना रहता है। यानी जो शरीर होता है अपना, वो ऊर्जा से कैसा बना रहता है, युक्त बना रहता है, यानी एनर्जी बनी रहती है हमारे शरीर में। आई बात समझें? तो अधिक मात्रा में हम क्या करते हैं, जल का सेवन करते हैं। ध्यान देना कि जो शरीर होता है अपने शरीर की क्या, जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो क्या होती है, बनी रहती है। तो शरीर ऊर्जा से, लिखना पॉइंट, शरीर ऊर्जा से युक्त बना रहता है, शरीर ऊर्जा से युक्त बना रहता है। आई बात समझें? शरीर ऊर्जा से युक्त बना रहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि शरीर जो होता है अपना ऊर्जा से कैसा बना रहता है, युक्त बना रहता है। आई बात समझ में? और इसके बाद फिर इसमें ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात, अगला टॉपिक है इसमें कि फेफड़ों में संक्रमण, यानी फेफड़ों में संक्रमण, यानी फेफड़ों में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। तो फेफड़ों में संक्रमण, आई बात समझ में? अस्थमा, क्या, अस्थमा, फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारी नहीं होती हैं। यानी जो आंत होती हैं अपनी, आंत संबंधी, छोटी आंत, बड़ी आंत संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती हैं। फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारी नहीं होती हैं, आंत की बीमारियां नहीं होती हैं। आई बात समझ? जो आंत की क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां नहीं होती हैं। आई बात समझ? आंत की बीमारियां नहीं होती हैं। यानी ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि जो फेफड़ों में क्या होता है, संक्रमण होता है। फेफड़ों में क्या होता है, संक्रमण होता है। आई बात समझ? फेफड़ों में क्या होता है, जो संक्रमण होता है, अस्थमा होती है। अस्थमा क्या होता है, एक श्वास संबंधी रोग है, एक श्वास संबंधी क्या है, एक रोग है। आई बात समझ में? जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, अस्थमा। आई बात समझ? श्वास संबंधी क्या होता है, रोग होता है, अस्थमा। आई बात समझिए? जिसमें सांस लेने में व्यक्ति क्या होती है, कठिनाई होती है। ऐसा। और तीसरा इसमें आंत की बीमारी, जो अपनी छोटी आंत और बड़ी आंत होती हैं, जो भोजन के पाचन में क्या करती हैं, सहायता करती हैं, उनसे संबंधित कोई प्रकार का जो विकार है वो क्या नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है। यानी उनसे संबंधित जो कोई विकार है वो क्या नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है। आई बात समझ में?
तो ये आपके क्या हो गए, अधिक जल पीने से क्या हो गए, लाभ हो गए। यानी अधिक जल पीने से क्या लाभ हैं, तो अधिक जल पीने से निम्नलिखित लाभ हैं। प्रश्न लिखा था मैंने कि अधिक जल पीने से या अधिक मात्रा में पानी पीने से क्या लाभ हैं समझाइए। तो आपका उत्तर था कि अधिक मात्रा में पानी पीने से लाभ। नंबर 1 क्या है, थकान का एहसास नहीं होता है, गौर दे लेना। दूसरा है नियमित भरपूर पानी पीने से, यानी नियमित रूप से, आइए बता, नियमित भरपूर पानी पीने से पथरी होने का क्या नहीं रहता है, खतरा कैसा हो जाता है, कम रहता है, यानी पथरी होने का खतरा नहीं रहता है। आई बात समझ। नंबर अगला है सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं होते हैं, यानी सर्दी जुकाम जैसे रोग होते हैं वो उत्पन्न नहीं होते हैं। अगला है अधिक मात्रा में जल पीने से शरीर में जो अनावश्यक क्या होती है, चर्बी होती है, वो जमा नहीं होती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, यानी हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। या जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो कैसा होता है, मजबूत होता है या मजबूत बनता है। आई बात समझ में। अगला इसमें अधिक मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। यानी एलर्जी होने की क्या होती है, आशंका कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। आई बात समझ में। अगला पॉइंट है शरीर ऊर्जा से युक्त बना रहता है। प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना दोस्तों कि जो हमारा शरीर होता है वो क्या होता है, ऊर्जा से युक्त बना रहता है, यानी हम क्या करते हैं, अपने आप में तरोताज़ा महसूस करते हैं। आई बात समझें। और लास्ट है कि फेफड़ों में जो संक्रमण होता है, फेफड़ों में क्या होता है, संक्रमण होता है, अस्थमा होती है और आंत की क्या होती हैं, बीमारियां आदि नहीं होती हैं। तो ये हो गया अधिक मात्रा में पानी पीने से लाभ। और कल मैंने आपके लिए बताया था, इसमें गौर देना कि पीने योग्य पानी के गुण, पीने योग्य पानी के क्या गुण बताए थे, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जल की पीएच कैसे होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। जल की पीएच कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। इसके अलावा जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। उसमें आंखों से देखने वाले कोई कण एवं क्या नहीं होनी चाहिए, वनस्पति नहीं होनी चाहिए। उसमें हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। ये मैंने आपको बताए थे। अब इसमें एक टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण, थोड़ा सा सिलेबस में से उसको कम टच किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि शरीर जो होता है, शरीर में जल के जो कार्य हैं उनको समझाइए। प्रश्न डाल देना कि शरीर में जल के कार्यों को समझाइए, यानी जो शरीर है, शरीर में जल के क्या कार्य हैं, शरीर में जल के क्या कार्य हैं वो बताने हैं। आपकी जो सिलेबस है उस सिलेबस में तो बस इतना टच किया है कि हमारे शरीर की समस्त उपापचय क्रियाओं को क्या करता है, संपादित कराता है। यानी शरीर की समस्त जो उपापचय क्रियाएं होती हैं इनको क्या कराता है, संपादित कराता है। आई बात समझ में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको नोट कर लेना कि शरीर में जल के क्या कार्य, यानी शरीर में जल के कार्यों को संक्षिप्त में समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर में जल के कार्यों को संक्षिप्त में समझाइए। तो प्रश्न नोट करना दोबारा से, शरीर में जल के कार्यों को संक्षिप्त में समझाइए। आई बात समझ में। और उत्तर लिख के हैंड डाल लेना, शरीर में जल के कार्य, कि शरीर में जल के कार्य। तो ध्यान देना, हैंड डाल रहा हूं मैं, शरीर में जल के कार्य, शरीर में जल के कार्य, कि शरीर में जल के क्या कार्य हैं। आई बात समझ में। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नंबर 1 पॉइंट नोट करना कि शरीर की समस्त उपापचय क्रियाओं के संपादन में, यानी जो शरीर होता है, शरीर की जितनी भी क्या होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, शरीर की जितनी भी क्या होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, उन उपापचय क्रियाओं के किस्म को में संपन्न कराने में, उनको संपादन कराने में। तो लिखना पॉइंट, शरीर की, यानी शरीर की समस्त उपापचय, शरीर की समस्त उपापचय, शरीर की समस्त उपापचय क्रियाओं के संपादन में, शरीर की समस्त उपापचय क्रियाओं के, शरीर की समस्त उपापचय क्रियाओं के संपादन में, शरीर की समस्त उपापचय क्रियाओं के संपादन में, शरीर की समस्त उपापचय क्रियाओं के संपादन में। नंबर 1। दूसरा क्या होता है, दूसरा है शरीर के ताप नियमन,
यानी शरीर के ताप नियमन में या शरीर के ताप नियंत्रण में, शरीर के ताप नियंत्रण में यानी शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। क्योंकि आप जानते हैं स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो जल होता है ये हमारे शरीर में शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। शरीर में जो तापमान होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो दूसरा पॉइंट लिख लेना, शरीर के ताप नियंत्रण में, शरीर के ताप नियंत्रण में या नियमन में, एक ही बात है, शरीर के ताप नियंत्रण में या नियमन एक ही बात है, शरीर के ताप नियंत्रण में। और किसके द्वारा नियंत्रण करता है, पसीने के द्वारा। क्योंकि जब हम अधिक मात्रा में क्या करते हैं, जल का क्या करेंगे, सेवन करेंगे, तो हमारे शरीर में जो जल होता है उसकी कुछ भाग पसीने के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है। तो क्या होता है, किसके द्वारा नियंत्रण होता है, पसीने के द्वारा। तो इस बात को नोट कर लेना, पसीने के द्वारा। किसके द्वारा प्रिय छात्राओं, पसीने के द्वारा, पसीने के द्वारा। आई बात समझ में। नंबर अगला पॉइंट है इसमें, यानी शरीर में, यानी जल जो होता है शरीर में विषैले हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन में क्या होता है, सहायक होता है। आई बात समझ में कि जो जल होता है ना, शरीर में जो विषैले हानिकारक पदार्थ होते हैं, शरीर में जो विषैले के, यानी जल जो होता है शरीर में जो विषैले हानिकारक पदार्थ होते हैं उनके उत्सर्जन में क्या करता है, सहायता करता है। यानी जितनी मात्रा में हम क्या करते हैं, जल का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बने हुए हैं, जैसे यूरिया है, तो यूरिया किसके द्वारा, मूत्र के द्वारा। कुछ यूरिक अम्ल जैसे पसीनों के रूप में निकलता है शरीर से, तो ये क्या होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। तो जितने यानी जो जल है, जल हमारे शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनके को शरीर से बाहर निकालने में क्या होता है, सहायक होता है। तो लिख लेना तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि जल शरीर में विषैले, यानी जल शरीर में विषैले हानिकारक पदार्थ, कैसे, विषैले हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन, यानी जल शरीर में विषैले हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन में, उत्सर्जन मतलब उनको शरीर से क्या करना, बाहर निकालना, उनको शरीर से क्या करना, बाहर निकालना। उत्सर्जन में क्या होता है, उत्सर्जन में क्या होता है, सहायक होता है। पदार्थों उत्सर्जन में सहायक होता है, उत्सर्जन में सहायक होता है। आई बात समझ में। तो प्रिय छात्राओं ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका चल रहा है, शरीर में जल के कार्य। और तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जल शरीर में जो विषैले हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन में क्या होता है, सहायक होता है। आई बात समझ में, उत्सर्जन में क्या होता है, सहायक होता है। अगला है इसमें पॉइंट, पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के क्या परिवहन में, यानी जो पोषक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ। इसके अलावा क्या होते हैं, हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा क्या स्रावित किए जाते हैं, हार्मोन्स। क्या स्रावित होते हैं, हार्मोन्स, ठीक है ना। हार्मोन्स होते हैं आदि के किस में, परिवहन में, आदि के किस में, परिवहन में। पोषक पदार्थ हार्मोन आदि के परिवहन में, आदि के परिवहन में। क्योंकि आप जानते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, हमारे शरीर में हार्मोनों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और उन हार्मोनों के परिवहन करना या जो पोषक पदार्थ हैं, यानी हमने क्या किया, भोजन किया, भोजन का क्या हो गया, पाचन, और पाचन के द्वारा जो लाभदायक पदार्थ होते हैं उन वो क्या होते हैं, हमारे शरीर में ब्लड एवं किसके, जल के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न भागों में क्या होते हैं, पहुँचते हैं। और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो भी जल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। आई बात समझे। तो जल, शरीर में जल के कार्य क्या हैं, समझाइए। तो नंबर 1 है, शरीर की समस्त जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनके संपादन में क्या करता है, सहायता करता है। नंबर 2 हो गया, शरीर के ताप नियंत्रण में। और शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रण होता है, पसीने के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल जो होता है हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर में जो ताप है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है।
आई बात समझ में। तो तीसरा पॉइंट प्रिय छात्र छात्राओं कि जल शरीर में विषैले जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, विषैले जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनके उत्सर्जन में क्या होता है, सहायक होता है, यानी उनको शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, सहायता करता है। आई बात समझ में। अगला पॉइंट है कि पोषक जो पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं हार्मोन जो होते हैं आदि के किस में, परिवहन में। हार्मोन होते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जैसे अपने अंतःस्रावी ग्रंथियों में जैसे पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, पिनियल का है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, ये जितनी भी ग्रंथियां होती हैं सब अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम से जानी जाती हैं। तो इनके जो हार्मोन होते हैं ये हमारे शरीर में रक्त के द्वारा, कुछ किसके द्वारा, जल के द्वारा क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो ये है आपका यानी शरीर में जल के कार्य। 2 टॉपिक बताए। इससे पहले आपको पढ़ाया गया था कि शरीर में यानी अधिक मात्रा में जल, अधिक मात्रा में पानी पीने से क्या लाभ हैं, अधिक मात्रा में पानी पीने से क्या लाभ हैं, तो उसके मैंने 8 लाभ बताए। और दूसरा टॉपिक था ये शरीर में जल के कार्य। इसलिए चिकित्सक कहते हैं कि कम से कम हमें यानी एक दिन में यानी 8 से 10 गिलास जल का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। कितना, 8 से 10 गिलास का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। और यदि आप अधिक शारीरिक श्रम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, अधिक शारीरिक श्रम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अधिक मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। क्योंकि अधिक मात्रा में जल सेवन करने से क्या होते हैं, अनेकों लाभ होते हैं, जो मैंने 8 लाभ आपके बताए। आई बात समझ में। और ये था आपका यानी अधिक मात्रा में जल पीने से लाभ और शरीर में जल के कार्य। अगला टॉपिक है दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के क्या है, दुष्प्रभाव। तो इनके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको समझाएंगे। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपका समझ में आया होगा। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब किया करो। आई बात समझें। और घर पर रहो, सुरक्षित रहो। ओके, थैंक्स।